जी नमस्कार सभी को। कुल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर भाग ए का जो कल पेपर हुआ था 75 प्रश्नों में से अपने अपने विषय से संबंधित यानी गणित, रीजनिंग और स्टैटिक्स के जो 10 क्वेश्चन आने थे 10 के 10 ही मिले हैं अपने को। और अगर हमने जिस प्रकार से कंटेंट को पढ़ा और अगर आपने भी उसको बड़े सीरियस तरीके से पढ़ा है तो कोई अफसोस नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जितना आप एग्जाम टारगेट सोच के चल रहे थे और जितना आपका डर था वो ऐसा कुछ नहीं रहा गणित विषय को लेते हुए, क्योंकि डरने की कहीं आवश्यकता नहीं, कुछ ऐसा ही रहा जैसा हमने उम्मीद किया। तो देरी करेंगे नहीं, फिलहाल अपने करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि इन 10 प्रश्नों में क्या तो उसका उत्तर है, कैसे उसका उत्तर आया और आरपीएससी ने कहां से उन क्वेश्चनों को लिया है, ताकि कल के दिन होने वाले यानी 3 तारीख को जो पार्ट बी का जो जीके पेपर है उनके साथ ही इस क्लास के माध्यम से अपने पेपर को और अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि तब तक आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस ये आ चुका होगा कि आपने जो तैयारी कर रखी है पेपर बिल्कुल वैसा ही है और एक शानदार स्कोर आप कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने पास में होना जरूरी है और वो मिलेगा अपने को अगर आगे पेपर होना है। बुक इसलिए दिखा रहा हूं मैं क्योंकि अपनों ने इस बुक के माध्यम से ही पूरी की पूरी तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर पीवाईक्यू, अपनों ने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, रिवीजन क्लासेस की थी और इसी के अंदर अपने शानदार तरीके के एमसीक्यू और पीवाईक्यू। और अब ये बुक्स जो है 3 तारीख के पेपर होने के बाद में यहाँ 3 जून तक का जो है पीवाईक्यू अपडेट होके अपने को एक नए एडिशन के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो अब चलिए अपने करते हैं शुरुआत और लेते हैं अपने आज का पहला प्रश्न। बड़ी अच्छी बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, ये बहुत कम चांस है। मैं तो कभी इस बात के फेवर में नहीं रहता कि भी हाँ ठीक है जो क्वेश्चन आप याद करके जाए वही उत्तर आए या वही क्वेश्चन मिले और उन्हीं आंकड़ों के साथ ये एक संयोग कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भी ठीक है मैंने दिया तो आ गया, नहीं, उन जैसा आ जाए ये काफी है, पर वही आ जाए इससे तो अच्छी और बात हुई क्या सकती है। जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है बिल्कुल अपने पेज नंबर 180 पे एमसीक्यू के अंदर किया तो आपका उत्तर बिना पढ़े आप बिना पढ़ना तो था। फर्क क्या था कि आप इस क्वेश्चन में त्रिज्या लेके पढ़ रहे थे और यहाँ पर त्रिज्या के बजाय व्यास दिया, उत्तर वही 4 आएगा। आइए कैसे। आपने कहा बेलन को पिघलाकर 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, बेलन का व्यास। क्या आपको ये अच्छे से समझ नहीं हो चुकी थी कि हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर किसी एक आकृति को पिघलाकर कोई छोटी छोटी आकृतियां बना रहे हैं और यदि उनकी संख्या आपको दे दी जाए तो उन संख्या का भाग देंगे तो किसी एक छोटी आकृति का आयतन प्राप्त हो जाएगा। नहीं कहा था कि 12 का ही भाग क्यों, क्योंकि आपने 12 ही तो गोले बनाए हैं। तो बस बेलन के आयतन में 12 का भाग दो, इसका आयतन और आयतन से आपको त्रिज्या, त्रिज्या से व्यास। आइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि आपने कहा है कि बेलन का व्यास 16 हमें नहीं चाहिए, व्यास हमें आर चाहिए। आर का मान 8 और एच का मान है अपने पास में 2। यहां से बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर इंटू एच में 12 का भाग देंगे, इस गोले का आयतन प्राप्त होगा जो कि 4/3 पाई। चलिए हल करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 के पाड़े से इसको काटते हैं 4 हो गया। 4 से 16, 16 से 16 कटा तो क्या प्राप्त होता है, आर क्यूब बराबर में 8। और क्योंकि क्यूब इधर आएगा तो घनमूल करेगा और 8 का घनमूल करेंगे तो कितना आएगा 2, त्रिज्या 2, लेकिन आपने व्यास पूछा तो व्यास 4। बिल्कुल टू कॉपी, किसी प्रकार के आंकड़ों में बदलाव ना होते हुए क्वेश्चन आपको मिला था। ये अपने एमसीक्यू पेज नंबर 180 वॉल्यूम फर्स्ट की बात चल रही है। और आगामी भर्ती के लिए मेरा पूरा प्रयास है कि स्कूल व्याख्याता के मैथ, स्टैटिक्स और रीजनिंग के अलग से अपने एक बुक लॉन्च करेंगे, उसी पे काम चल रहा है फिलहाल। उससे पहले एक अलग टास्क है उसको पूरा करेंगे। आइए फिलहाल एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है और आपने ये बताया था कि हमारे पास में अगर कुछ संख्याएं हैं और उनका माध्य अगर एक्स बार है। अब तक के ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका था, 2 पीवाईक्यू के अंदर आरपीसी के द्वारा और एक एमसीक्यू के अंदर अपने पास में 3 जगह इस क्वेश्चन को, लेकिन हमने हर बार यहां पर वृद्धि की जाए और इसने पूरा का पूरा बदलाव करने में सिर्फ एक बात पे ही कमी
और इसी प्रकार से लगातार कमी, यानी अब तक आपने वर्दी की थी, अगर किसी का रटा रटाया उत्तर था तो वो अपने यहां पर प्लस में है क्या, ऑप्शन ए टिक करके आ गया। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर देने से पहले एक बार लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ लिया करो। आपने देखा, देखते ही आपको याददाश्त में आ गया होगा कि हाँ ये तो मेरा वही तो उत्तर क्वेश्चन है, वही उत्तर आएगा। नहीं, हमने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन किए वर्दी के साथ किए थे, इसमें कमी लिखा हुआ था, बस इतना सा फर्क था। और आपने ये भी कहा कि इनके अंदर अगर कुछ संख्याएं जोड़ते हैं तो नई संख्याएं जो जोड़ते हैं उनका अलग से माध्य प्राप्त करें। और क्योंकि ये नेचुरल यानी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। तो पुराने माध्य में नए माध्य को जोड़ना है अगर वो संख्या जोड़ता है, लेकिन आपने संख्या जोड़ी नहीं, आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने कहा कि कमी की जाए, लगातार कमी की जाए, तो -1, -2, -3, -4। तो आपका माध्य जो इन नई संख्याओं का माध्य है पुराने माध्य में से क्या होगा भाई, कम होगा। तो x बार -n+1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, ये भी रटे रटाए क्रम में आपके समझ में था तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद किए हुए क्रम में भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता था। पेज नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर, सॉरी पेज नंबर 231 PYQ में से अपने क्या लास्ट 4 अलग अलग पारियों में हुए क्वेश्चनों को हमने बार बार नहीं पढ़ा, और आपको क्या ये नहीं कहा जाता था कि z बराबर, आप 3 रिजल्ट नहीं भूल सकते, z बराबर 3m-2x बार, या हमने कहा कि अंतर पे आधारित z माइनस m तो 2m-x बार, या आपने कहा z-x बार तो आप क्या कहते 3m-x बार। कितनी बार रटवाया था आपको ये रिजल्ट। और बड़ी अच्छी बात है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन, और बिल्कुल वैसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो कि लास्ट अपने 6, 7, 25 के अंदर, लेकिन फर्क सिर्फ क्या था, आपने पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन में दिया था बहुलक और माध्य में अंतर, और बहुलक और माध्यिका का पूछा था, लेकिन आपकी बार अपोजिट, बहुलक और माध्यिका का दे दिया और बहुलक और माध्य का पूछ लिया। बिल्कुल वही क्वेश्चन अपोजिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में जोड़ था वहां माइनस कर दिया, अब यहाँ पर जो बहुलक माध्य के जगह बहुलक माध्यिका का दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो सेम ही है। आइए अब आपने कहा कि पहले तो इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि बहुलक और माध्यिका का अंतर, इसे उठाते हैं अपने, यहां उठाते हैं तो बहुलक और माध्यिका का अंतर अपने को देखा कितना 48, जो कि बराबर किसके 2m-x बार, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 24, किसके इक्वल आएगा m-x बार। इसको हम अब अपनी दूसरे प्रॉपर्टी में रख देते हैं। अब यहां m-x बार की वैल्यू रख दोगे तो क्या प्राप्त होगा, z-x बार 3 गुणा 24, और 24 48 दिया कितना होता है भाई 72, और 72 आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल अपोजिट प्राप्त होगा। और आप देखेंगे कि अगर माध्यिका का जो मान होता है वो बहुलक से उससे बड़ा या छोटे के क्रम में याद तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल लास्ट जो 4-25 के एग्जाम के अंदर जो 3 से 4 अलग अलग पारियों में हुआ था, उसका एक क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट किया गया अपने पास इस बार एक बार फिर से। आइए ये क्वेश्चन भी तो अपने पास में, हालांकि ये अपने प्रैक्टिस सेट में भी काफी अच्छे से कर चुके थे, पर मैं फिलहाल आपको ये दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि अगर ज्यादा कुछ ना पढ़ पाए तो कम से कम लास्ट की अपनी क्रैश कोर्स की क्लास जिनको मैंने पढ़ाया और उनमें सारे हमने PYQ के माध्यम से टाइप वाइज अध्ययन किया था, बस उन्हीं से ही अपने क्वेश्चन खत्म हो रहे थे। आपने शून्यांक भाग पूरा पूरा जाने की शर्त में क्या बताया जाता था कि जिसका भाग देना उसके बराबर में 0 लगाओ तो यहां से x का एक मान प्राप्त होता है, x की जगह अगर वो वैल्यू रखोगे तो मान 0 प्राप्त हो जाता है। तो भाई जहां जहां एक समान 2 रखा पहले हमने, क्योंकि एक बार इसका भाग देने एक बार उसका, इसका भाग देने पे 2, 2 से भाग दे, x की जगह 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 4a प्लस 5 2 10 प्लस c बराबर में 0। तो पहली समीकरण आपके पास क्या प्राप्त हुई 4a प्लस सी माइनस 10, नहीं क्या, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए अब दूसरे क्रम में, अब वो कहते हैं कि इसके बराबर में क्या रखो भाई, इसके बराबर में भी 0 रखो, यहां से x का एक मान प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ 1/2, और जहां जहां x की वैल्यू है वहां 1/2 रखेंगे और मान 0 प्राप्त होगा, नहीं क्या, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो वैल्यू पुट करो अपने यहां पर आप दूसरी बार x का मान 1/2 रखते हैं तो a इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 प्लस सी बराबर में 0। यहां से हल करें तो अपने पास 4 लघुत्तम लेकर रखते हैं, 4 लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस है 10 प्लस है
4 से बराबर 0, क्योंकि लघुत्तम 4 लोग इधर जाके 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख रहे हो, दूसरी समीकरण अपने को क्या प्राप्त हुआ, a प्लस 4 से बराबर -10। अब हम एक में से दूसरी समीकरण अगर घटा दें, दो समीकरण है अपने पास, ये देखो, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड। अब हम पहले में से दूसरी अगर घटा दें तो सिंबल चेंज होंगे, माइनस हुआ प्लस हुआ। तो यहां का मान कितना आया, पहले प्राप्त हुआ 4 में से गया 3a, और ये कितना प्राप्त हुआ -3c, बराबर में प्लस माइनस कटा 0, 3c उधर लेके चलते हैं, 3a बराबर 3c, 3 से 3 कटा तो क्या प्राप्त हुआ, a बराबर c, a बराबर c, ऑप्शन बी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखो, एक बार x प्लस 1 से पूर्ण विभाजित था, एक बार x माइनस 2 से, स्कूल लेक्चर 22 में आपसे पूछा गया था। वहां a और b की वैल्यू मांग रहा था, यहाँ a और b की c के बीच में तुलना करना है। अब अगर a और c का मान भी पूछता तो नहीं बता सकते थे क्या, तो उस केस में हम a या c में से किसी का मान बराबर करते वैल्यू प्राप्त हो जाती, बल्कि उससे कहीं आसान बनाया गया इस क्वेश्चन को अपने लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कितनी बार बताया मैंने कहा, रेखिक समीकरण पे सामान्य दो ही तो क्वेश्चन बनाएंगे, या तो दो समीकरण अलग अलग रूप में 25 के अंदर घातांक के रूप में आपको समीकरण बनाकर एक्स वाई का मान पूछ रहा था, या ग्राफ या मेथड पे आधारित पूछा है, तीन रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, संपातीय रेखाएं हैं, या प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसके अलावा चौथी लाइन कहां से ले आएगा वो। और आप जानते हैं कि संपातीय रेखाएं तब होती है जब एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, और संपातीय रेखाओं में शर्त क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। नहीं सीखा था क्या, एक क्या होता है, x का गुणांक, x के कोफिशिएंट, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 2, दूसरी में क्या है a माइनस बी, दूसरे b1 b का y का गुणांक क्या है 3, फिर क्या है a प्लस बी, c1 c2 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस 2, और तीनों भिन्न एक दूसरे के क्या हो गए भाई, बराबर। कितनी बार शायद मैंने आपको ये कहा था, और आज फिर से ये कह रहा हूं कि जब हमारी गणित बहुत अच्छी ना हो जाए और आप बहुत अच्छे से तरीके से सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर पाए, ऑप्शन को अवॉइड मत किया करो। और खास तौर से गणित के उस प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन में आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं जहां जिनके मान पूछे जाते हैं या जो वैल्यू उपलब्ध हो करवाई जाती है। क्वेश्चन में दो व्यक्ति थे, दोनों का मान पूछ लिया, क्वेश्चन में एक व्यक्ति है उसका मान, जितनी संख्याएं देते हैं अगर वो सारे मान पूछे जाते हैं तो हमेशा 100% रूप में ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपके पास ए और बी दो चला था और दोनों का मान आपने पूछ लिया, बिना ऑप्शन कुछ करना ही नहीं चाहिए था, क्यों आपने समीकरण बना के नुकसान कर रहे हैं। और इस केस में बताओ आप प्राथमिकता किसे दोगे, नेचुरल सी बात, आप और मैं ए ऑप्शन को देंगे। तो ए का मान 5, ए ऑप्शन के साथ चलें, ए का मान 5, बी का मान 1, तो 5 में से 1 घटा दिया 2/4, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6, यहां पर देखिए 5 दिया 15 में से 2 गया 13 और 1 हो गया 14, 7/14। तब जब ए की जगह 5 और बी की जगह 1 रखा, अब बताओ सभी भी ने 1/2 3 के पाड़े से काट दिया, 1/2 7 के पाड़े से, हुई कि नहीं हुई, हुई जी। तो ये कब होता है भाई, संपाती। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था आपके लिए, उसके बजाय ये क्वेश्चन फिर भी मुश्किल था आपके लिए, लेकिन सेम क्वेश्चन अपने पास एक्स वाई के फॉर्मेट में समीकरण के रूप में दिया गया। अनंत हल तभी तो होते हैं जब संपाती रेखाएं होती है, फिर से और बी के समीकरण रूप में। लास्ट 25 वाले एग्जाम में तो पूछा गया था, एक साल पहले आरपीसी आपसे पेपर लेता है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर दे दे, क्यों ना कर पाएंगे आप। और अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े साथी अगर नहीं कर पाए तो मैं कहना हूं कि सिर्फ जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने हल्के में लिया या आपने इस चीज को समझा ही नहीं जो बातें अपने करते थे। ये एक विशेष क्वेश्चन था, इसे मैं कह सकता हूं कि शायद आपके प्रैक्टिस में ना आया हो, क्योंकि हमने जब नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ा था हमने कहा था कि एक क्वेश्चन आता है और वो भी पता नहीं कहाँ किस कोने से उठाएगा, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है अपने इस भाग को समझना। हल्के में रखा था, लेकिन ये लिया कहां से गया हम केवल ये बता रहे हैं। ये अपने लास्ट जो वीडियो 2022 की भर्ती हुई थी उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, तो उसके अलावा ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा, ना आरपीसी के ना दिनस बोर्ड के एग्जाम के अंदर। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, फर्क भी क्या था, यहाँ गुणा और यहाँ अपने पास माइनस दे रखा है। तो आइए पहले माइनस वाला काम खत्म करते हैं, और क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि चर है 2 और समीकरण है 1, और आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों चरों में से अगर दोनों का मान पूछा तो 2 समीकरण होना चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब हमें किसी एक समीकरण से काम करना है तो प्रतिस्थापन मेथड से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को या x के बराबर लेके चलो या y के बराबर लेके चलो। तो आइए हम x के बराबर लेके चलते हैं।
तो 3 से ही 1/x बराबर में 2 से ही 3/5 प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y से ही 2/5। अब क्योंकि आप जानते हैं 2 से ही एक, ये अगर संख्या लिखी हुई है 2 + 1/3, अगर आप इसे लघुत्तम लेके सरल करोगे तो लघुत्तम आया 3 2 6 और 1 हो गया 7, रिजल्ट आया 7/3। आप ऐसा करो, या इस संख्या को अब 7/3 को क्या ऐसा नहीं लिखेंगे 2 से 1/3, तो इस संख्या को और इस संख्या को तोड़ने की समझ आपकी बनी हुई है कि नहीं है? कि जी हाँ बिल्कुल, अगर मिश्रित रूप की कोई भिन्न होती है तो आप उससे प्लस के रूप में लिखते हुए अलग अलग कर सकते हैं, पूर्णांक रूप को अलग से, फ्रैक्शन रूप को अलग से कर सकते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं, तो 3 + 1/x बराबर 2 + 3/5 प्लस y + 2/5, नहीं क्या? बिल्कुल जी। तो 3 + 1/x बराबर, आप देखो यहां से देखो 3/5 और 2/5 जोड़ना आएगा कि नहीं आएगा भाई? 3/5 और 2/5 हर समान हो, अंश जोड़ते हैं नहीं जोड़ते? 3 और 2 5, 5/5 का मान आ गया 1। तो ये हो गया 2 + 1 + y, 2 रे कितना होता है 3, ये लो 3, ये लो 3, सेम सिंबल के लेफ्ट राइट काटते कि नहीं काटते? तो क्या बचा 1/x बराबर में y, और x उधर जाके गुणा करेगा तो x y बराबर क्या आया 1। क्या ये नहीं पूछा था आपने? ऐसा ही इस प्रकार से यहां हम ऑप्शन पुट करके उत्तर निकाल पाए थे, लेकिन यहां हम ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने यहां पर दोनों का अलग अलग मान पूछा होता, हम ऑप्शन यूज करते, पर आपने दोनों का गुणनफल पूछा है, इसलिए आप ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अपने 7वां क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस प्रकार से कि आप ये कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास, मैं ये तो नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन है, पर आपको ये बिल्कुल इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया था कि कोई भी रोलर सड़क जब जमाता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठभाग यूज ना होके उसका वक्र पृष्ठभाग यूज होता है, कर्व सरफेस एरिया। रोलर को घुमाएंगे और अगर वो एरिया कवर करेगा तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो आपके पास में ऐसा एक रोलर दिया गया और इस रोलर के अंदर आपने ये कहा कि इसकी लंबाई तो है 50 सेंटीमीटर और इसका व्यास हमें नहीं चाहिए, आर चाहिए, आर है 21/2। अब वो जब इसको समतल करेगा तो समतल करेगा, और उस क्रम में आपने ये भी सिखाया था कि रोलर के एक चक्कर में तय किया गया एरिया या समतल किया गया जो एरिया होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या कहता है 2πRh, 2πRh। कुछ ऐसा नहीं, रोलर का वक्र पृष्ठ, यहां आपने चक्कर 300 दे दिए और यहां समय के साथ 30 सेकंड में 5 परिक्रमण, तो 1 मिनट के अंदर 10, 1 मिनट के 10 तो 5 के अंदर 50 चक्कर लगा रहे हैं, यहां 300, फर्क सिर्फ इतना ही है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं अपने पास में। तो एक चक्कर का 2πRh अपने पास में, और यहां से अपने ये एक चक्कर, लेकिन आपने इसे कितने 300 चक्कर, तो 300 चक्कर में तय किया गया एरिया प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्या 300 का गुणा कर देंगे किसके साथ 2πRh के साथ। नहीं प्राप्त होगा क्या? क्या एरिया पूछा? नहीं, खर्चा पूछ रहे हैं। तो जो एरिया आया उसमें रुपए निकालने होंगे, वो 30 रुपए से गुणा करेंगे, लेकिन समस्या क्या हो रही है, आपने माप सेंटीमीटर में दी तो मीटर बना देते, ये लो कहां दिक्कत है, मीटर बनाएंगे, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर बनाएंगे, तो इसके भी नीचे क्या लगा देते 100 लगा देते, यानी 200 कर देते। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देते हैं नहीं देते हैं, तो ये लो हो गया। आइए अब हल करते हैं अपने पास में, और आपने 2πRh, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर है अपने पास 21/200, एच है अपने पास 50/100, कितना एरिया, कितने चक्कर का, एक चक्कर का, कितने चाहिए थे 300, ये लो 300, एरिया आ गया। अब खर्चा निकालना है, खर्चा निकालने के लिए पूरे क्षेत्रफल को कितने से गुणा 23 से। ये भी बात काफी बार मैंने आपको बताई कि मेंसुरेशन के किसी क्वेश्चन में सारे आंकड़े जब तक एक जगह आ ना जाए सरल नहीं करना है, उनको कैलकुलेट नहीं करना है। तो आइए हल करते हैं, 2 जीरो से भाई 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी अपने पास में, 2 से इसको काट दिया, 7 से इसको काट दिया, 3 तिया 9, कुछ और बचा क्या भाई अपने पास में, व्यास 21/2। कोई और वैल्यू कहाँ रह रही है भाई? चलिए देखते हैं,
22 15 कितना हो गया 110, 3 तिया 9 तिया 27 से गुणा करना है, 3 तिया 9 तिया 27 है ना। आइए हल करते हैं, 7 2 9 और ये 2 और ये आगे 0, तो कितना खर्च आया भाई 2970 रुपए। बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन की एक ही समझ जो रखनी थी कि किसी एक चक्कर में तय किया गया जो एरिया होता है वो रोलर के द्वारा उसका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, जितने चक्कर लगाओगे उतने से गुणा, और जो एरिया आ गया उसके रुपए प्राप्त करने के लिए रुपए से गुणा। बस जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। आंकड़े दिए थे सेंटीमीटर में, खर्चा दिया था मीटर में। अगर ये याद नहीं रहा तो आपको करना था कि 1 वर्ग मीटर बराबर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, नहीं क्या। चलें और आगे बढ़ते हैं। एक घनाभाकार आइसक्रीम, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। हमने प्रैक्टिस के अंदर एक घन के अंदर आप किसी एक से दूसरी छोटी छोटी आकृतियां बनाते, केवल एक ही तो काम करना है, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गोला है, क्या फर्क पड़ता है कि घन है। अगर हम यहां करें तो घन के आयतन में शंकु के आयतन का भाग, और यहां करें तो गोले के आयतन में शंकु के आयतन, क्या फॉर्मूला बदलते क्वेश्चन बदल दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से प्राप्त करना था। तो घनाकार बॉक्स से आप शंकु बना रहे हैं, एक घनाकार बक्सा आपके पास में है और इससे छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं, और उनकी संख्या प्राप्त करने का मात्र एक और एक तरीका है कि बड़े आयतन जिसमें इसकी भुजा कितनी है 22 सेंटीमीटर। शंकु की बात करते हैं तो शंकु के आर का मान है 2, एच का मान है 7, तो अपने घन के आयतन में शंकु के आयतन का भाग, तो घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब 22 इंटू 22 इंटू 22, और शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु क्या 1/3 ऊपर गया, पाई 22/7 ऊपर गया, आर स्क्वायर 2 इंटू 2, और एच कितना हो गया भाई 7। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का भाग देना है किसमें, ए क्यू में, शंकुओं की संख्या प्राप्त। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, उम्मीद किया, और गलती हुई भी नहीं है आपसे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया था और इतना रटा हुआ तरीका था आपका कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। 22 से 22 काट देते हैं, 11 से स्क्वायर हो गया 121, 121 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 6 3, छोटे छोटे घन बनेंगे वो 3 6 3, ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन मैथ, स्टैटिक्स और रीजनिंग। 2 क्वेश्चन अपने पास में आए स्टैटिक्स से, 2 से 3 मेंसुरेशन के अंदर, और बहुपद वाले संख्या पत्ति से एक ही क्वेश्चन। लास्ट में भी तो ऐसा ही हुआ था और आपकी बार भी ऐसा ही रहा, संख्या पत्ति में से केवल एक मिला। 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिसके भाई मेरी जैसे हिंदी है उनको तो दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और। पर आप ये मत सोचिएगा कि आप तो डिलीट करवा देंगे, नहीं संभव होगा, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज ठीक लिखे इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखो कैसे कहां गलती हुई है वो भी पकड़ते हैं। पी क्यू का पिता है। रक्त परीक्षण के अंदर हमने ये कहा था कि भी अगर कोडिंग और सीरीज इन दो में दिक्कत आ सकती है आपको, और बाकी कहीं दिक्कत आएगी नहीं। रीजनिंग में कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपके, और रक्त परीक्षण के अंदर शायद ही आपसे कहीं कोई गलती होती है। पी क्यू का पिता है, पी जो है पिता है किसका भाई, क्यू का। मेल है इसलिए डब्बे में बंद किया, और पिता है तो ऊपर की पीढ़ी में गया। आर, अब एस की शादी आर से हुई है, इसका मतलब एस और आर हस्बैंड वाइफ है, 2 लाइनों से जोड़ते हैं। एस और आर हस्बैंड वाइफ अपने पति पत्नी, एस की शादी आर से हुई है जो टी की माता है। अब जो जब टी की माता बोलते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो किसके लिए आया है, जो कि शब्द जब 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो दूसरे नंबर पे आने वाले, यानी आर की बात हो रही है, और आर टी की माता है। अगर आर यहां पर टी की माता बन जाती है तो थोड़ी देर बाद में आप ये कहते हो कि आर पी का भाई है। कोई एक व्यक्ति किसी की माता और किसी का भाई कैसे हो सकता है? तो भाई हिंदी के अंदर तो उलझ के रह गए, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, माता को भाई कैसे बनाए किसी का? तो ये तो गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि आपने हिंदी जानते हो, मेरी तरह अंग्रेजी पढ़ते नहीं है, तो दिक्कत तो हुई अपने पेपर के दौरान, और इतना चूक होना बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जानते कि ये क्वेश्चन वो है जो आपसे होना चाहिए था, और वही क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में उलझा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ें तो क्या कहते हो आप कि जी P इज द फादर ऑफ Q, ये तो ठीक है। S इज द मदर ऑफ T, S जो है वो माता है किसकी, T की। और यहां पर या तो आप ये कहते इसे हटा दो, S की शादी R से हुई, जो R से हुई तथा T की माता है, किंतु परंतु और तथा बल्कि जैसे शब्द कोई भी लगा सकता, ये लगाना जरूरी था क्या? तो आपको लगा दिया तो भाई लगा दिया। अब क्या हुआ कि S जो है वो T की माता होगी, ठीक बात है। यू टी के दादा है, यू टी के दादा है तो टी के पिता कौन हुए भाई, आर।
उनके पिता कौन हुए? यू हो गए। टी के पिता आर, क्योंकि एस माता है। टी के पिता आर और आर के पिता कौन है? यू है अपने पास में। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप कहते हैं आर पी का भाई है। आर जो है वो पी का भाई है और पी जो है वो पिता है किसका? क्यू का। यानी आर पी भाई है और भाई के साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि पी क्यू का पिता है। अब वो कह रहे हैं कि यू किसे किस प्रकार, यू जो है वो क्यू से किस प्रकार से संबंधित है? क्यू के पिता और पिता के पिता, तो क्यू के भाई साहब क्या लगे? दादा। ऑप्शन ए करो टिकर, बढ़ो आगे। दादा पे तो रुकना था अपने को। चलिए और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, जो कि क्या ये बात नहीं कही जाती थी मेरे द्वारा और आपके द्वारा कि